अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई के लिए 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस हवाले से वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी बराह रास्त इस एहतजाज की निगरानी कर रही हैं, उसकी तैयारियों को देख रही हैं और इस हवाले से जो मीटिंग्स हो रही हैं उनको भी वो कर रही हैं। इस सूरत हाल को लेकर दिखाई ऐसे देता है कि एक ख़ास सूबे से एक मरतबा फिर जो है वफाक की जानिब यलगार होगी और बाकी जगहों से जितने भी लोग शामिल हो पाए वो शामिल हो जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा बुशरा बीबी जो है वो अरकान असम्बली की ड्यूटियाँ लगा रही हैं और उनको 5 से 10 हज़ार लोग लाने की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो तफवीज़ की जा रही हैं और उसके नताइज के बारे में भी आगाह किया जा रहा है कि अगर वो नाकाम होते हैं तो फिर पार्टी के अंदर उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मामलात को देखा जाए तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये समझती है कि एहतजाज के ज़रिए वो बानी PTI को रिहा करवा लेंगे। एक ऐसी इस वक्त कानूनी लड़ाई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ रही है जिसके नताइज भी बरामद हो रहे हैं, उनको रिलीफ भी मिल रहा है। लेकिन अगर वो किसी ऐसी सूरत हाल की तरफ चले जाते हैं तो क्या पार्टी के अंदर जो एक बड़ी सोच ये पाई जाती है ख़ास तौर पे सीनियर क़यादत के अंदर कि इसमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है, क्या वो गालिब आएगी। दूसरी बात ये है कि इस एहतजाज के नतीजे में अगर ये हो पाता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी बैसियत एक सियासी जमात और बानी PTI दोनों के लिए सूरत हाल जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। हुकूमत जो है वो इस हवाले से मुतनब्बे कर चुकी है कि अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई तो उसके सख्त नताइज जो हैं वो बरामद होंगे और हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। सियासी तौर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इख्तलाफ राय का शिकार है। मुख्तलिफ राय जो हैं वो पाई जाती हैं और मुशावरत का अमल जिस तरीके से हो रहा है और जो इजलास खैबर पख्तूनख्वा में के वज़ीर आला हाउस में हो रहे हैं वहाँ पे सिर्फ हुक्म जारी किया जा रहा है और इस बात से आगाह किया जा रहा है कि आपको 24 नवंबर को निकलना है। अब इससे पहले की अगर सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो बुनियादी तौर पर पंजाब से उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले हैं। जो भी सिलसिला था वो खैबर पख्तूनख्वा से था कि वहाँ से एक लश्कर जो है वो चल पड़ता था। लेकिन अब की बात जो कारकुनान हैं वो यकीनन मायूस हुए हैं। ऐसी जो एहतजाजी तहरीक होती हैं उसके अंदर ये बात ज़रूर ज़हन में रहनी चाहिए कि नज़रियाती कारकुन जो है वो निकलता है, क्योंकि वही मार खा सकता है और वही जो है सऊक़तें बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन जब नज़रियाती कारकुन भी अवामी क़यादत के अमल के बायस मायूस हो जाए तो फिर इस दफ़ा ये बात कही जा रही है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो नहीं निकलेंगे और वो इस क़यादत पर एतमाद करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहरहाल अब 24 नवंबर का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी क्या तवक्कुआत जो हैं वो वाबस्ता हैं, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद है सेनेटर हमायूं अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमायूं अहमद साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि 24 नवंबर को आप लोगों ने एहतजाज की कॉल तो दे दी है और ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त तमाम हलचल का मरकज़ जो है वो बना हुआ है। आपकी जो सीनियर क़यादत है उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी क़यादत है उसमें भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी के बायस तहफ़्फ़ुज़ात, इख्तलाफात, ख़दशात तमाम की मौजूदगी के बावजूद आपको लगता है कि आप एक ऐसा शो कर पाएंगे जिसके नतीजे में
आप जो नताइज हासिल करना चाहते हैं वो नताइज हासिल हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो मुझे मालूम नहीं है कि आप किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ पे जो सीनियर क़यादत है उनको तहफ़्फ़ुज़ात है। मैंने अभी तक किसी सीनियर जो जो हमारी लीडरशिप है, मैं कर रहा हूँ कि नेक्स्ट लीडरशिप फ्रॉम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के नीचे जो नेक्स्ट लीडरशिप है, उनमें मैंने कहीं किसी के अंदर रिजर्वेशन ऑफ द डिसीजंस नहीं देखा। हाँ, उनके बाद जो जिस तरीके से जो डिसीजन आया उसको कैसे कंडक्ट करना है, उसमें एक या दो राय हो सकती हैं, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है 24 नवंबर की, उसके ऊपर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। उसको कंडक्ट कैसे करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे, उसके ऊपर शायद उनके अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं है। नंबर 3, इसमें से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि बुशरा बीबी साहिबा या फिर अलीमा खान साहिबा, इन किस्म के इन लोगों का कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल वो है। उन लोगों ने हमें नरेट करके दिया है, बताया है कि जो उन लोगों को बताया गया है इमरान खान साहब ने जेल में, चूंकि ये हुकूमत जो है वो इतनी डरी हुई है, वो किसी को इमरान खान से मिलने नहीं देती। तो जो उनकी बहनें और उनकी बेगम है, जो फैमिली वाले, उनसे जब वो मिले, उन्होंने उनको कहा है कि ये मेरे पैगामात इन लोगों को इस तरीके से पहुंचा देना। वो पैगामात उस तरीके से उन लोगों को पहुंचा दिया गया है। दैट्स एज सिंपल एज दैट। रही बात ये कि उसका आउटकम, देखिए, मेरा इख्तियार आउटकम के ऊपर नहीं है। मेरी कोशिश है कि उसका ये आउटकम हो, मेरा इख्तियार नहीं है। मेरी कोशिश है कि मैं अपने उसके लिए पूरी जद्दोजहद करूं, और वो कोशिश या जद्दोजहद जोहद जहाद से निकलती है। ठीक है। नहीं, इसमें हुमायूं साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से जिस तादाद में जो कहा जा रहा है लोगों को लाने का, जो हालात और वाक़यात हैं, आपके माजी के जो एहतजाज रहे हैं, वो यकीनन वो नताइज आपको नहीं दे पाए। इस दफ़ा क्या गैर मामूली होगा कि आप समझते हैं कि आप वो दबाव ही क्रिएट कर पाएंगे जिसको हुकूमत महसूस कर सके? देखिए, ये तो फिर जब वो दिन आएगा ना, उस दिन के बाद पता चलेगा कि उसमें दबाव क्या होता है, क्या नहीं होता। और लेकिन आपका क्या ख्याल है, हुकूमत के ऊपर अभी दबाव नहीं है? हुकूमत के ऊपर पूरी दुनिया की तरफ से दबाव है। हुकूमत हर लिहाज से, ये जो इंटरनेट बंद कर रही है, ये जो अपने मतलब के जजेस लगा रही है, ये जो अपने वो गैर आइनी किस्म के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रही है, जिसमें आप बेसिक फंडामेंटल राइट को भी ख़त्म कर रहे हैं, आप ट्राकोटमी ऑफ पावर को भी, जुडिशरी को भी अंडरमाइन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दबाव की वजह से ही हो रही है। अगर ये दबाव ना होते तो ये सही तरीके से काम कर रहे होते। ये दबाव ही है कि इनके ऊपर कभी एक को कोई बात कर रहा होता है, कभी कोई कर रहा होता है। हर दूसरे दिन ये लोग कभी एक ही टॉपिक के ऊपर अल्लाह वास्ते कभी वो कर रहे होते हैं कि अल्लाह वास्ते का वो है कि ये इस तरह तरीके से। देखिए, बात ये हो जाती है, इनके ऊपर जितना दबाव है, जितना इनके ऊपर दबाव है, बोथ नेशनली और इंटरनेशनली, वो बहुत ज़्यादा दबाव है। और वो दबाव रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने सारे काम गलत किए हुए हैं। इन लोगों ने इस वक्त इस मुल्क के अंदर, और अच्छा मज़े की बात यह है कि अब ये वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इन लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान में पैसा लूटा है, वही इन्होंने यूके में भी स्टार्ट कर दिया है। क्या करते हैं ये एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर ये कर्जे लेते हैं, लोन लेते हैं, उस बिजनेस में से वो पैसा साइफन करते हैं, निकालते हैं, फिर उस बिजनेस को बैंकरप्सी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है। और ठीक है, फिर मैं वहां से वो ये एक अलग चीज़ है, मैं आता हूँ इस पर। अब इसमें कादर मंदोखेल साहब ये फरमाएगा कि चूँकि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ये जो इक़दामात, ज़ाहिर है आपके सूबे में भी अपनी हुकूमत है, तो एहतजाज तो कॉल पूरे मुल्क के लिए है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कोई ऐसा शो पुट कर पाएगी जिससे हुकूमत खाइफ है? नदीम हुसैन साहब, पहले तो हम हुकूमत के इत्यादी अगर आप कहते हो तो हम इस तरह इत्यादी है जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब है। हम सपोर्टर इत्यादी नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात, जो आप सवाल से पहले में हुमायूं मेमन साहब का जो फाइनल कॉल है, इसका मतलब क्या है, उर्दू में क्या कहते हैं उसको? मतलब ये कि बस ख़त्म या आर या पार, यही मतलब है ना उर्दू में? जी हाँ।
तो जब आर या पार है तो हुमायूं मेमन साहब कहते हैं मेरे इख्तियार में नहीं है कि इसका आउटकम क्या आता है। जब आपको आउटकम नहीं पता तो फिर आप फाइनल कॉल कैसे कहते हो उसको? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो फाइनल कॉल दी गई है, एक तो ये कि ये पंजाब वालों को बड़ी सहूलत मिल गई क्योंकि पहले तो आए नहीं थे, पंजाब से कोई क्राउड नहीं आता। अब वो लॉकडाउन और स्मोक का बहाना बना के वो तो नहीं आएंगे। सिंध में पहले ही कक नहीं था इनका, बलूचिस्तान में पहले ही कुछ नहीं था उनका। खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी मुलाजमीन इस मरतबा और ज़्यादा लाएंगी, इस वजह से 10,000 रुपये, एक ग्रेट प्रमोशन, एक हफ्ते की छुट्टी, तो यकीनन सब ने नाम लिखाया होगा तमाम डिपार्टमेंट का। ये है जमहूरियत, ये है एहतजाज। अब सवाल ये कि इस फाइनल कॉल को लीड कौन करेगा? जब अलीमा बीबी और फैसल चौधरी साहब के ज़रिए जो इमरान खान साहब ने ये फाइनल कॉल दी है, पहली बात तो ये कि अदम एतमाद है PTI की मौजूदा क़यादत जो जेल से बाहर है, गौर खान साहब, उमर अयूब साहब और राजा साहब, ठीक है। उसके बाद कॉल देती है अलीमा बीबी और पेशावर पहुंच जाती है बुशरा बीबी। अब बुशरा बीबी एक अलग ग्रुप है, अब वो लीड करेगी या अलीमा बीबी करेगी या गौर खान ग्रुप करेगा या हमाद अजहर ग्रुप करेगा या शेर अफजल मरवत ग्रुप करेगा या शाह महमूद कुरैशी जो असीर रहनुमा है जिसने गिला भी किया कल परसों, और उसका गिला बनता भी है कि हम भी तो जेल में बैठे हुए हैं, हमसे भी तो कोई मिलने आ जाए, यास्मीन राशिद साहिबा से भी तो कोई मिलने जाए। टीवी पे तो बड़ी चर्चा होती है कि बीमार है, यकीनन उसके साथ रियायत होना चाहिए। एज ए वुमेन बी और वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पाकिस्तान में 2006 का मौजूद है, उसके रिलीफ उसको मिलना चाहिए। और फिर वो उमर चीमा साहब, वो बेचारे तो जेल में पड़े, और वो जो सैकड़ों लोग उनके जेल में पड़े हुए हैं उनको तो कोई पूछ नहीं रहे। तो सवाल ये है कि ये 5-6 ग्रुप कौन लीड करेगा, इसका मुकाबला होगा। और अपना बुशरा बीबी साहिबा जो है ना, वो तो धमकियाँ भी दे रही कि कोई गिरफ्तार होगा तो वो भी खारिज होगा, कोई MNA 10,000 और MPA 5,000 लोग नहीं लाए तो वो भी खारिज होंगे। तो मेरे ख्याल में ये पुख्तनख्वा में, अपना बलूचिस्तान में या पंजाब में या सिंध में जो थोड़े बहुत इनके हैं वो तो सब फारिग हो जाएंगे, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। कादर मंदोखिल साहब, नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं। कम बैक। निहाल हाशमी साहब, ये फरमाइएगा कि कादर मंदोखिल साहब कह रहे थे कि एक तो ये भी सवाल है और उसके बाद जो दूसरी बात हुई है उस पर मैं आपसे बात करता हूँ कि हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं हैं, सपोर्टर हैं, और हम उसी तरह के इनके साथ हैं जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं। अब ऐसी सूरत हाल में PTI का 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान भी है, तो हुकूमत खाइफ है, दबाव में है, इत्तेहादी भी उस तरीके से साथ नहीं है, और भी सवाल हैं इस हवाले से, लेकिन ज़रा ये तो बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल मंदोखिल साहब जो बात कर रहे हैं उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि हुकूमत में हम कैबिनेट में साथ नहीं है, मगर दीगर सारे मामलात में साथ हैं। जो पोस्ट इलेक्शन मुआहदा था उसके तहत स्पीकर हमारे पास थी तो सदारत उस पार्टी के पास थी, और हर चीज़ में हम साझेदार हैं। हमने 12 दरख्वास्त भी की है पीपल्स पार्टी को कि आप आएँ और गवर्नमेंट में अपना हिस्सेदार बने। हर पार्टी अपनी बेहतरी खुद सोचती है, अपने बारे में खुद फैसला करती है। हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारे बहुत ही अच्छे और देरीना ताल्लुकात हैं, तो हो सकता है किसी वक्त भी आ जाए। अब जहाँ तक रह गया आपके ये बात नहीं, निहाल हाशमी साहब, आप जब ये बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पे एक बड़ी दिलचस्प सी मुस्कुराहट है। जी, मैं ये कह रहा था कि अब आपकी बात रह गई धरने के हवाले से, तो ये उन्होंने कहा था आखिरी धरना है और इसके बाद नहीं होगा, हतमी धरना है। देखिए, हतमी हमेशा ये कहते हैं और हमेशा ये ख़त्मी धरना होता है। उनका धरना ख़त्म हो जाता है। जो नौजवान हैं, जो बेचारे अभी नासमझ हैं, उनको ये मिसयूज़ करते हैं। उनके घर वाले, उनके ख़ानदान वाले, उनके कुलीग बड़े परेशान होते हैं। लाजमी सी बात है, कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेगा तो जो रियासती इदारे हैं वो हरकत में आते हैं।
अगर कोई पुरअमन तौर पे करना चाहे तो कोई पाबंदी नहीं है, आप आए, पूरी दुनिया में पुरअमन एहतजाज होता है, पाकिस्तान में भी पुरअमन एहतजाज किया जाता है। कल ही मैं देख रहा था, बल्कि आज डॉन कराची में मैंने देखा, सिंधियानी तहरीक का एक बड़ा पुरअमन एहतजाज, अगर आप दिखा सके, डॉन में ये छपा हुआ है, वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, सिट डाउन है, बैठे हुए हैं, अपने मुतालबात पे नारे लगाते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप धरने में बैठ के डंडा लहराएं, गाड़ियों को तोड़े फोड़े, आग लगा दें, गाली गलौज करें, आने जाने वाली गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएं। नहीं, पब्लिक लेकिन हेल्थ निहाल आप हाशमी जेल में साहब, छोड़ देना। जी निहाल हम हाशमी कोई साहब, हुकूमत तो इतनी खाइफ है कि आज ही दफ़ा 144 इस्लामाबाद में लगा दी गई है। दफा 144 को हमने इजाद नहीं किया, इसीलिए लगाया जाता है कि नापसंदीदा या जो टेररिस्ट एक्टिविटीज किया जाने के लिए कुछ लोग असेंबल होना चाहते हैं, उनको ना असेंबल होने दिया जाए। वरना देखे ना, लोग तो मसाजिद में भी जमा हो जाते हैं, नमाज के लिए भी जमा हो जाते हैं, किसी के मैयत में भी जमा हो जाते हैं, शादी में भी जमा हो जाते हैं। मगर अगर आपका इरादा हो कि आप रियासत पे हमला करना चाहते हैं, और ये सियासी है ही नहीं ना, एक पाकिस्तान के जेल में क्रिमिनल है जहाँ बेशुमार हजारों और क्रिमिनल है, कोई शराब में है, तो कोई जमीन के फड्डे में है, तो कोई इंजीरियस ग्रीवेंस इंजरी में है, कोई मर्डर केस में है, कोई स्मगलिंग में है, कोई मंशियात में, कुछ लोग कौमी खजाने को लूटने में है, कोई बैंक फ्रॉड में। इसी तरह से इमरान खान नामी शख्स जो है वो जेल में इस बुनियाद पे है कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड जो है उसके कौमी खजाने से उसको जाने नहीं दिया, और वो अपने जाती इस्तेमाल के लिए जो वो एक ट्रस्ट बनाया था उसकी पेमेंट कर दी 190। ठीक है, मैं ज़रा आता हूँ क्योंकि एक दो चीज़ें आपने कह दी हैं। अब इसमें हुमायूं अहमद साहब ये फरमाइएगा कि एक तासुर हमेशा, आप चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, ये तासुर जो आता है कि एक सूबा जो है वो वफाक पर यलगार कर देता है, और जो एक हमा जहती एहतजाजी रंग है जिसमें ये हो कि हाँ बाकी सूबों के लोग भी इसमें शामिल हैं, या लोकलाइज्ड एहतजाज जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है, वो दिखाई नहीं देता। और फिर उसके नतीजे में जिस तरीके से सरकारी वसाइल इस्तेमाल होते हैं और फिर वो लोग पकड़े जाते हैं, फिर चूँकि वो सरकारी मुलाजिम हैं तो ज़मानतें हो के छूट भी जाते हैं, क्या आपकी पार्टी के अंदर ये भी सोचा गया है कि इस तासुर को ज़रा ज़ाहिल किया जाए? देखिए, इस तरह है कि जब पीपल्स पार्टी वाले सिंध से निकले थे, कराची से निकले थे लॉन्ग मार्च के लिए एक बोगी में, और इस्लामाबाद आए थे, तो क्या उन लोगों ने फेडरल पे यलगार किया था? नहीं। ये उनका राइट है कि वो आए, वो जिस सूबे में भी हैं वो अगर आए थे, इसी तरह पंजाब से आए थे, इसी तरह केपी से मौलाना साहब आए थे, ये सारे आए थे, फेडरल में आए थे, 3 दफ़ा 4 दफ़ा ये आए हैं, अकेले अकेले आए हैं, मिलकर आए हैं। ये इन लोगों का राइट है, क्या है उसको मैं किस लिहाज से मैं उसको अल्फाज दूंगा, ये मेरे अपने ज़र्फ के ऊपर है। मैं इनको ये भी कह सकता हूँ ये अटैक करने आए हैं, मैं इनको ये भी कह सकता हूँ ये एहतजाज करने आए हैं, मैं इनको फैसिलिटेट भी कर सकता हूँ, मैं इनके ऊपर आंसू गैस भी फेंक सकता हूँ। ये आज जो कह रहे हैं ना कि वहाँ लोग बैठे हुए हैं, एक दफ़ा उनके ऊपर आंसू गैस फेंके, फिर देखें वहाँ से क्या रिएक्शन आता है। नंबर 2, इन्होंने एक वो बात की है कि हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान में बहुत अच्छे ताल्लुकात और देरीना ताल्लुकात है। इनके कोई देरीना ताल्लुकात नहीं है। देरीना इनकी सिर्फ एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े, एक दूसरे का पेट फाड़ के घसीटने के चक्रों में, और उसके अलावा इनका कोई वो नहीं है। हाँ, ताल्लुकात अभी इसलिए अच्छे हैं कि ये दोनों मिल के एक बंदे के, जिसने इन लोगों का जरिया रोजगार, ये लोग बेसिकली प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं, ये पॉलिटिक्स से कमाते हैं, ये आते हैं मंसूबे बनाते हैं, उन मंसूबों से ये पैसे लेकर आगे जाते हैं, ये इनका जरिया रोजगार है। और इसी तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज बाहर अंदर जो भी बनी है वो उसी लिहाज से बनी है। इनमें से हर एक बंदे को देख लो, आने से पहले जब ये सेनेट या जब पार्लियामेंट में या जब भी आए थे, और आने के बाद इनकी देख लें, और इनकी देख लें कि कितनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और इनके टैक्स रिटर्न्स देख लें, आपको पता चल जाएगा। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि भाई केपी के जो वहाँ पे आए थे, और सर देखिए केपी में एक चीफ मिनिस्टर है वो आ रहा था, उसके साथ प्रोटोकॉल में पुलिस आ रही थी, और पुलिस ने वहाँ पे कुछ नहीं किया था।
कुछ उन लोगों ने दे वर जस्ट अकॉम्पनिंग द चीफ मिनिस्टर। अगर आप उस पुलिस वाले को पकड़ लेते हैं, ये उस चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि उसके साथ उसकी सिक्योरिटी वाले होंगे। अगर आप उनको पकड़ के और ये करना शुरू कर दे कि जी वहां के वो आए थे, तो ये गलत तरीका है, गलत बात है। हाँ, आप कहने को आप इतना कुछ झूठ बोलते हैं, वहां एक झूठ और सही, मतलब ये याद रखिए। हमायूं मोहम्मद साहब एक सेकंड, इसकी तस्वीर मौजूद हैं जो आपके वज़ीर आला ने उन लोगों का खैर मकदम किया था जो कोई एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, जो कोई फायर ब्रिगेड्स के ड्राइवर थे, जो आपके कोई सरकारी मुलाजिम थे। तो क्या आप उसको शामिल नहीं करेंगे जो करेने और वो लेकर चल पड़ते हैं? एहतजाज ठीक है, होना चाहिए, आपका हक है, आपका राइट है, उससे कोई इनकार नहीं करता। देखिए, एक मिनट है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहीं जा रहा हूँ एज अ चीफ मिनिस्टर, मेरे रास्ते में कहीं हर्डल्स होंगी, मेरे वहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स वाले वो मुझे फैसिलिटेट करेंगे उसका निकले। नंबर 2, मुझे एक बात बताएं, मैं एज अ प्रोटेस्ट करने आ रहा हूँ और मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने आ रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, मेरे सूबे या मैं अपना सूबे की बात नहीं करता हूँ, एक सूबे और दूसरे सूबे के दरमियान में फेडरल गवर्नमेंट खंदक क्यों खोदती है? ये खंदक खोदने का मतलब है आप दो सूबों को डिवाइड कर रहे हैं, आप पाकिस्तान ठीक की है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़िर जी, एक मिनट आ जाए, प्लीज एक मिनट आ जाए, ठीक है जी। नंबर 2, हम जिन लोगों के खिलाफ है ना, इन लोगों का एक नारा है और इस नारे पे जोर दे दे। इन लोगों का जिस नारे पे ये लोग अपने आप को जिताना चाहते हैं, वो कहते हैं कि अगर खाता है तो लगाता भी है। मींस ये एक्नॉलेज करते हैं कि हम लोग पैसा चोरी करते हैं, लेकिन जहां हम 1 रुपए में से 8 आने चोरी करते हैं, तो चलो 8 आने शुक्र करो हम लगा लेते हैं। ये इन लोगों का आपस में ये था, क्योंकि एक दूसरे को कहता था ये 90% चोरी करता है, दूसरा कहता था कि नहीं मैं खाता हूं तो लगाता भी हूं। ये इनके अपने लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता था, इनके अपने लोग कहते हैं। हम उन लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं कि जिनका मोटो है खाता है तो लगाता भी है। अब आप सोच लें इस पाकिस्तान को इन्होंने कितना खाया है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के। वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, इससे पहले मैं कादर मंदोखेल साहब की तरफ जाऊँ, बहुत सी उन्होंने बात की है कि असल में वही उनका जो बुनियादी तौर पे एक एजेंडा रहा है कि वो ये कहते हैं कि आप लोग करप्ट हैं और वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो जंग कर रहे हैं। नदीम भाई देखें जी, मैं पाकिस्तान से लेके बरतानिया तक के रिकॉर्ड पेश कर सकता हूँ कि बरतानिया के नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि नवाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ कोई केस नहीं है। वहाँ की अदालतों ने एवन फील्ड से लेकर उनके सारे जायदाद कारोबार को डिक्लेयर किया लीगल। इसी तरह से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा कोर्ट है, वहाँ पे जो पनामा केस था उसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं था, हालांकि इमरान खान का नाम था। उसमें कोई पनामा में मियां नवाज शरीफ के ऊपर कोई केस नहीं बना, तो उनको अहकामा भी निकाल दिया। तो पाकिस्तानी कोर्ट उसके बाद जब दीगर केसेस थे, तो मैं खुद विटनेस रहा हूँ, 10-12 बार मैं गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और यही जज जो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों ने नवाज शरीफ साहब को ओपन ट्रायल में उनके सारे सबूतों के वजह से और उनके खिलाफ जो सबूत एक भी नहीं था, उस बुनियाद पे उनको हर केस में बरी कर दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ के ऊपर कोई केस, कोर्ट केस इस तरह के चार्जेस के साथ नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ये पार्टी तो नहीं है, ये तो एक खुदगर्ज आदमी है जो कि मुल्क को जाए किसी भी कोने पे, जो कभी IMF को खत लिखने भेजता है, कभी कहता है अमेरिकन कांग्रेस को खत लिखो, कभी कहता है अमेरिकन सेनेटर को लिखो, कभी इजरायली अखबार में इनके हिमायत में पब्लिकेशन होता है, कभी इंडिया में टॉक शो हो रहा होता है, कभी ये पाकिस्तान को किसी और तौर पे। इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक क्रिमिनल केस में फिट है, ये कोई जलसे जुलूस के चक्कर में तो अंदर नहीं है, 190 मिलियन पाउंड के चक्कर में अंदर है। और पाकिस्तान के नौजवानों को ये कहते हैं, भाई कभी दुनिया में हुआ है कि एक आदमी क्रिमिनल केस में अंदर हो और मुजाहरे करके उसको बाहर छुड़ाया जाए? अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं होगा तो अदालतें वही मौजूद है जो कल तक आपको रिलीफ देती थी, आज भी वही अदालतें मौजूद है। अच्छा, मुझे एक सवाल का, एक छोटे से सवाल का और निहाल हाशमी साहब जवाब दे दीजिए। ये फरमाएं कि इस दफ़ा जो बहुत ज़्यादा एक कोशिश की जा रही है, बड़े टारगेट्स दिए जा रहे हैं, हुकूमत क्या ज़्यादा इस दफ़ा क्रैकडाउन का इरादा है? पहले से गिरफ्तारियों का लोग अभी से रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल किसी के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं करना है।
मगर जो कोई पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करेगा, पाकिस्तान की मईशत और सलामती के खिलाफ बात करेगा, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ बात करेगा, पार्लियामेंट के खिलाफ बात करेगा, तो माजी में इनकी भी जब हुकूमत थी तो इन्होंने भी किसी को स्पेयर नहीं किया। हम किसी इनोसेंट के साथ, आपका हक है आप एहतजाज करें, सियासी इज्तिमा करें, मगर आपका यह हक नहीं है कि आप दूसरे की आज़ादी को सल्ब करें। तो ये इजाजत नहीं दी जा सकती और इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं आता हूँ निहाल हाशमी साहब। इनके पास बंदे ने, ये टाइगर है फेसबुक के, ये टाइगर है सोशल मीडिया के, और अब लोग इनको पहचान चुके हैं कि किस तरह से लाहौर में एक इन्होंने उधम मचाया था कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। हर स्कैंडल लाते हैं पाकिस्तान को रुस्वा करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों को बदनाम करने के लिए। मैं निहाल हाशमी साहब आता हूँ। हिस्सों में तकसीम है, खुदगर्ज आदमी है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान अपनी जानों के नजराना पेश करके इनको बरी करें, खून का होली खेला जाए। इनकी पार्टी में कोई एक कमांड नहीं है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा दो टोक बता दिया कि जनाब कभी हमारे साड़ी पलबी तो तक्को कदी, वो कोई नहीं गया उनके पास। अब यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग गैंग है, किसी को पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब मैं आता हूँ जी। अच्छा, कादर मंदोखेल साहब, अब ये फरमाइएगा कि आपने हुमायूं अहमद साहब की बात सुनी। वो कहते हैं कि आप लोग भी कराची से चले थे, तो उस वक्त तो ये बात नहीं की गई थी कि एक सूबा यलगार कर रहा है, अब क्यों ये बात की जाती है? जी नदीम हुसैन साहब, एक तो मैं हुमायूं मोहम्मद साहब की खिदमत में अर्ज़ करूं कि हम एक बोगी में नहीं निकले थे, ना हम बोगी में निकले थे, हम निकले थे बाय रोड। और पाकिस्तान क्या दुनिया का तारीख़ का ये पहला लॉन्ग मार्च था जो 10 दिन और 10 रात हम लोग सड़कों पे थे। और जब इस्लामाबाद पहुंच रहे थे ब्लू एरिया, उस वक्त आपके तमाम चैनल ने रिपोर्ट की है कि ये 35 किलोमीटर लंबी लॉन्ग मार्च थी, तो बोगी नहीं थी। ये थोड़ा सा दुरुस्त कर ले। दूसरी बात ये, हमने कराची से रवाना हुए और डी चौक पे हमारा जो इशू था या हमारा मुतालबा था कि हमने अदम एतमाद की तहरीक पेश करनी थी और हमने ख़त्म करनी थी। और ऐन उसी कमिटमेंट के तहत डी चौक पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पीच की और हम घर घर चले गए। और रास्ते में कोई बता दे, कोई पत्ता तोड़ा, किसी के साथ बदतमीज़ी किए, कोई रात 3 बजे मुझे एक शहर में, हम बदीन सिंध के शहर में हम 3 बजे रात पहुँचे। दिन और रात दोनों हम चल रहे थे मुसलसल। अच्छा, उसके बाद हमारा रिकॉर्ड तो आपके सामने है। क्या पीटीआई का साबका रिकॉर्ड इस तरह है जहां उन्होंने पीटीयू पे हमला किया है, रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया, एहतजाज की बात कर रहा हूँ, 9 मई की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या उन्होंने डी चौक में दरख्तों को आग नहीं लगाया? क्या वहाँ पे एटीएम मशीनें नहीं तोड़ी गई है? 9 मई से पहले की मैं बातें करूँ, 9 मई में जो कुछ हुआ वो आपके सामने की बात है। तो हमारा तारीख़ ये है, आपका तारीख़ या आपका माजी जो है ना वो दागदार है। जब दागदार है, और इसी वजह से 9 मई के जहां शोदा के लवाकिन का, जहां कोर कमांडर हाउस पे, जहां आपने जनरल फेज गैंगस्टर के साथ आपने फ़ौज के अंदर बगावत का जो मंसूबा बनाया था कि ऐन वक्त पे कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर पेशावर और कोर कमांडर बालपुर में आपके लोग बैठेंगे जनरल फेज की हिदायत के मुताबिक, और उसके बाद आपने जो ना वो फौज के अंदर बगावत करके और आपने टेक ओवर करना था और आपने जनरल फेस को तहायात आर्मी चीफ बनाना था और इमरान खान साहब को सदारती निज़ाम के तहत तहायात सदर पाकिस्तान बनना था। तो ये आपकी प्लानिंग नहीं थी। अब वो सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है इस चीज़ें से। दूसरी बात ये कि ये जो अभी लॉन्ग मार्च मैंने आपको बोला कि एक ग्रुप नहीं है, 5-6 ग्रुप है, और 5-6 ग्रुप को ये आखिरी कॉल दे रहे। आखिरी का मतलब जैसे निहाल हाशमी से अतमी का मतलब इसके बाद कोई कॉल नहीं होगा। आप अभी से ये बता सकते हैं इनकी मीटिंग्स वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, सरकारी खर्चे पे हो रही है। और आप मुझे बताओ, दुनिया का, पाकिस्तान का कोई कानून किस कोई शिक मुझे बता दे कि वज़ीर आला जो अपने प्रोटोकॉल के साथ चल रहे हो बाकायदा जंगजू के साथ चल रहे हैं, यानी गोलियां भी बरसा रहे पुलिस पे, शल भी बरसा रहा है, पुलिस भी शल उसके ऊपर बरसा रहा है। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल हुआ? और फिर वो प्रोटोकॉल कहां चला गया जहां अचानक इस शख्स ने अपने कारकुनों के साथ गद्दारी करके लोगों को पुलिस के शैलों के रहम करम पे छोड़ के और खुद सुलेमानी टोपी पहन के और वो चला गया। मैं आता हूं कादर मंदोखेल साहब। हुमायूं मोहम्मद साहब, ये फरमाइएगा कि एहतजाज आपका हक है, लेकिन जब आपकी मीटिंग्स के अंदर जहाद के नारे लगेंगे तो क्या आप रियासत के ख़िलाफ़ जहाद करने इस दफ़ा निकलने जा रहे हैं? और ये जो बात कही जा रही है कि आप एक और 9 मई की तलाश में हैं, तो ये सिलसिला जो है आपको क्या लगता है कि आप हतमी कॉल दे दें? कुछ सियासत में तो कोई चीज़ हतमी नहीं होती, तो
तो आपको क्या लगता है कि इससे आप कोई नताइज कर पाएंगे या ये मज़ीद पार्टी और आपके बानी के लिए नुकसानदेह होगा? देखिए, मुझे मैं सबसे पहले एक आध कमेंट कर लूँगा। मैंने कहीं नहीं देखा कि जहाँ पे केपी से आए हुए लोगों ने कोई गोलियां बरसाई हो। पंजाब पुलिस से और फेडरल पुलिस से केपी वालों के ऊपर गोलियां चली हैं, स्ट्रेट गोलियां चली हैं, नज़र भी आई हैं, दिखाई भी दी है। उनमें लोगों की आंखों को भी लगा है और लोगों को वहाँ पे बाकायदा फायरिंग हुई है। फिर उसके बाद मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पे केपी की तरफ से फेडरल के ऊपर कोई आंसू गैस फेंका गया हो। हाँ, आंसू गैस वहाँ से ज़रूर फेंके गए हैं। मुझे मंदोखेल साहब, कादर मंदोखेल साहब लॉयर हैं, इनको याद होगा कि 1919 में इमरजेंसी तौर हमारी मोहम्मद पे साहब, मेरे पास आखिरी 40 सेकंड है, जल्दी कर लीजिएगा। वो प्रीएम्प्टिव जो इन डिसीजन लिए गए थे, जिसको हम वो क्या कह सकते हैं, उस जमाने में रोलट एक्ट कहते थे, इन्होंने इसी तरह का ही अभी भी वो रोलट एक्ट बनाया है। ठीक है, हम लोग जिस चीज के लिए निकल के जा रहे हैं, हम लोग बेसिकली जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है, जो गलत काम हुए हैं, जो मैंडेट चोरी हुआ है, हम उसके खिलाफ निकल के जा रहे हैं। रही बात यह कि हमारा, अगर आप पास्ट देखें, आप एक दफ़ा ज़रूर देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा एहतजाज किए हैं। हमें कौन लोग कह रहे हैं कि ये एहतजाज नहीं करते? हमें वो जिन्होंने मॉडल टाउन में पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी हैं, वो केस आज भी खुला हुआ है। ये बेसिकली ये वो लोग हैं जिन्होंने जुलियन वाला बाग की ट्रेजिडी के जिन्होंने किया, ये उनके नजरिए पे चलने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो गोरी सरकार के नाम पे चलने वाले हैं। उन्होंने ये अब संजीदा इल्ज़ामात हो रहे हैं, इसका जवाब दे सकते थे निहाल हाशमी, लेकिन मेरा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया कादर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर माई मोहम्मद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।